गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आज कुछ टॉपिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के गुणधर्म की बात करेंगे तो द्रव्य का जो गुणधर्म होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म, और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म मतलब वे गुण जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं करता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं करता, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे हो गया आयतन, घनत्व, ये जो गुण होते हैं आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये सब आपके जो होते हैं वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। और रासायनिक गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन कर देते हैं, वे गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन कर देते हैं उसे रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे आपका हो गया अम्लता, दूसरा हो गया क्षारकता, ये सब आपको रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है द्रव्य का मापन। द्रव्य का मापन का अगर हम लोग विचार करें तो कुछ भौतिक राशियां ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन करने के लिए, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन करने के लिए उन्हें मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। इनको नापने के लिए या मापने के लिए हमको किसी मापन यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और इनका अध्ययन बिना इनके मापन से हो नहीं पाता है। तो द्रव्य का मापन देखा जाए तो पहले सर्वप्रथम अगर हम बात किया जाए तो दो मापन पद्धतियाँ थी जो आपकी किताब में दिया हुआ है। वो है एक अंग्रेजी पद्धति था और एक था फ्रांसीसी पद्धति, जिसको कि मीट्रिक पद्धति कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः अनेक पद्धतियां हैं, जैसे MKS पद्धति होता है, CGS पद्धति होता है। तो इस तरीके से पद्धतियां अनेक होती हैं, परंतु जो द्रव्य का मापन है इन सभी पद्धतियों में जो सर्वमान्य पद्धति मानी गई है वह है SI पद्धति, जिसको कि फ्रांसीसी में कहा जाता है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसको शॉर्ट में SI से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो SI मात्रक है, तो जो SI है इसमें जो मात्रक यानी मापक यंत्र द्वारा मात्रक बनाया गया है वो 6 भौतिक राशि, 7 भौतिक राशियां हैं। वो 7 भौतिक राशियां हैं आपके क्रमशः। इसको अगर हम देखें तो पहला है लंबाई, दूसरा है समय, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है ताप, पांचवा है ज्योति तीव्रता, छठवां है विद्युत धारा, सातवां है पदार्थ की मात्रा।
तो ये तो मापन करने के लिए जो भौतिक राशियां हैं ये आपके साथ हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। और मात्रक की बात किया जाए तो इन्हें मापने के लिए एक मात्रक भी बनाया गया है। इस मात्रक को देखा जाए तो इनके मात्रक भी इस प्रकार होते हैं, जैसे लंबाई का होता है मीटर, समय का होता है सेकेंड, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ये इनके मात्रक भी होते हैं। तो अब जैसे अगर मात्रक की बात किया जाए तो जब सात भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है उसको मूल मात्रक भी कहते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और इन मात्रकों की सहायता से कुछ राशियों के, कुछ अन्य राशियों के जिन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उनके व्युत्पन्न मात्रक भी प्राप्त किए जाते हैं। तो व्युत्पन्न राशि का अगर मात्रक होगा तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब यह है टॉपिक। एक बात और यहाँ पे है कि जो ये मात्रक है इनके मात्रक का परिभाषा बहुत ही आवश्यक है। जैसे 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 सेकेंड किसे कहते हैं, 1 केजी किसे कहते हैं, 1 केल्विन किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। इसका अध्ययन आप किताब की द्वारा इनके एक एक मात्रक का परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर अगला है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। इसे यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परंतु भार ये गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल को अगर हम लोग भार की बात करें तो इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वेट भार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, M×G, जहां पर G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसे M×G द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको कि हम लोग करते हैं गुरुत्वीय बल, क्योंकि बल F जो होता है, फोर्स जो होता है, वह M×A मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। तो ये तो हो गया, हम द्रव्यमान और भार की बात करेंगे। एक बात और भी है कि जो m है, जो वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, वो सर्वत्र, अगर ये इस द्रव्यमान की बात करेंगे तो यह सभी जगह इसका मान समान होता है, इसमें इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वेट की बात करेंगे, भार की बात करेंगे, तो यह भिन्न भिन्न जगहों पर इसका वेट अलग अलग हो सकता है। किसी एक वस्तु का वेट जो है, भार जो है, अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि G का मान अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है, इसलिए इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। फिर अगला है आपका आयतन, घनत्व, ताप। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन, तो इसको तो इस तरह से कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आपका आयतन कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो जो आयतन होता है, अगर उसकी अगर हम गणना करेंगे तो इस किसी स्थान की गणना करेंगे, और वह स्थान आपका होगा क्या, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसलिए यह
एक और बात है कि जो आयतन होता है इसके मापन के लिए 1 लीटर भौतिक राशि बनाई गई है, परंतु ये एसआई मात्रक में नहीं आता है, एसआई राशि नहीं है, एसआई मात्रक भी नहीं है, इसको लीटर से मापा जाता है। फिर अगला है आपका घनत्व। घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व होता है आपका क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके आयतन से भाग दे देते हैं तो उसके घनत्व यानी इसकी डेंसिटी की गणना हो जाती है, कितना घना है इसकी गणना हो जाती है। और एक है ताप की बात करेंगे तो किसी पदार्थ के गर्म और ठंडे होने के लिए गर्म और ठंडे का मापन हम तापमापक द्वारा करते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें तो तापमापक 3 प्रकार के तापमापक होते हैं, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस जो होता है इन सभी डिग्री सेल्सियस, केल्विन, पैमाने, इन सभी में जो संबंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में यह एक सवाल निश्चित हो जाता है कि इतने केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलिए, इतने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। हाँ, एक और है, ये जो केल्विन है इस केल्विन माप को हम परम ताप भी करते हैं। परम ताप किसे करते हैं, केल्विन पैमाने को, केल्विन पैमाने को परम ताप करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इनके अंतः परिवर्तन में एक संबंध मिलता है, उन संबंधों को याद रहे तो हम इनमें अंतः परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस और -+32, ये होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध। और केल्विन इक्वल टू होता है 6 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है आपका केल्विन पैमाना। अगला है मापन में अनिश्चितता। अगर मापन में अनिश्चितता की बात करेंगे तो अनिश्चितता तो जैसे लंबाई, द्रव्यमान, इनका मापन है। अनिश्चितता की बात करते हैं तो कोई संख्यात्मक मान में भी किसी चीज का मापन होता है। जैसे एक बाग में 25 पेड़ लगे हुए हैं तो इसमें अनिश्चितता की बात नहीं होती है। अगर हम अनिश्चितता की बात करें तो एक रेखा की लंबाई नापनी है तो हम लोग देखेंगे जिसके पास मीटर निशान लगा हुआ मापक यंत्र है तो वो मीटर में ही नापेगा और कहेगा ये 1 मीटर है या 2 मीटर है, ऐसा ही कहेगा। लेकिन किसी पैमाने में जो मापक मीटर है, मापक पैमाना है, अगर उसमें सेंटीमीटर का है तो सेंटीमीटर में नाप लेगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में नाप लेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जितना ही छोटा मात्रक वाला पैमाना होगा वह उतना ही उसे शुद्ध मापेगा। तो इसका मतलब है कि ये तो जरूरी नहीं है कि हमारा छोटा सा छोटा मापक कितना छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मापन है वो अनिश्चितता होती है, उसमें अनिश्चितता होती है, थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता की बात किया जाएगा तो मापन में अनिश्चितता थोड़ी बहुत हमेशा होती है और यह अनिश्चितता लास्ट के अंक में होती है। अभी हम आगे देखेंगे इसका कोई अनिश्चितता लास्ट में होती है, इसको आगे क्या अभी देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा दिया कि 2.5 मीटर है तो यह जो 2.5 मीटर है तो इसको तो हम लोग कहेंगे कि यह अंक सार्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये संदिग्ध अंक है। ये 2.5 जो 5 है ये संदिग्ध अंक है, ये अनिश्चित अंक है, क्योंकि इसको यह भी लिखा जा सकता है 2.49 तो भी इसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 2.5 होता है, 2.4 हो सकता है कि 2.54 तब भी इसे हम लोग मान लेते हैं 2.5। तो ये जो अंतिम अंक होता
होता है वो हमेशा संदिग्ध अंक कहलाता है। इसको संदिग्ध अंक कहते हैं या अनिश्चितता अंक भी कहते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम लोग किसी चीज़ का मापन करते हैं तो जो अंतिम अंक होता है वो कंप्लीटली ये निश्चित नहीं होता है कि वास्तव में वही सही है, उससे कम भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगला है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन जैसे रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो जो संख्या होते हैं वो बहुत ही बड़े संख्या होते हैं, तो उनको 10 के घात में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हमें इतनी बड़ी संख्या कर दिया तो इनका गुणा करना, इनका भाग करना थोड़ी सी कठिनाई होती है। थोड़ी क्या, बहुत कठिनाई होती है। ये तो 0 है तो ठीक है, अगर कोई अंक होंगे तो और ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, 10 के घात में लिख देते हैं। जैसे 10 के घात में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के घात 10 छोटे से अंक में लिख देते हैं और इसका गुणा भाग भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो यही 10 के घात में लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, जिसको कि हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं। फिर है अगला है सार्थक अंक। सार्थक अंक का अर्थ होता है कि किसी राशि को अर्थपूर्ण अंकों द्वारा प्रदर्शित करना। अर्थपूर्ण अंकों द्वारा प्रदर्शित करना सार्थक अंक कहलाता है। जैसे अगर हम सार्थक अंक की बात किए तो जिनको हम कोटि में परिवर्तित कर देते हैं, जिन अंकों को हम कोटि में परिवर्तित कर देते हैं वे सार्थक अंक में नहीं आते हैं। जैसे अगर हम 100 की बात किए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1 में 10 करके 2, तो ये सार्थक अंक 1। अगर हम 225 लिखें तो ये सार्थक अंक तीनों होंगे, क्योंकि इनकी सार्थकता तीनों से मानी जाती है। तो सार्थक अंक का गणना करना आपको फिजिक्स में बहुत ही बृहद रूप से अध्ययन किया जाता है।